So our next reading strategy is scanning. First we did with the intensive reading, then extensive reading. Scanning is basically, as the word suggests, scan, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को के ऊपर एक नज़र डालना, उसको स्कैन करना पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यानी इस स्ट्रेटजी में आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को वर्ड फॉर वर्ड नहीं पढ़ते, उसकी एक एक लाइन, एक एक टेक्स्ट को आप गौर से नहीं पढ़ते। जैसे इंटेंसिव रीडिंग में हमने पूरी जो टेक्स्ट है उसको बहुत डिटेल में स्टडी करना था, बहुत माइन्यूटली स्टडी करना था, और जो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग थी, इन दैट वी वर सपोज टू not to focus on each and every meaning of each and every word, but still we were supposed to read the whole material from page 1 to the last page. But in scanning we are basically reading to locate specific information, and the moment we find that specific information we stop further reading. So there are certain aspects of scanning. So the basic definition is that you are using this strategy to locate some specific information, and you look for keywords, you look for highlighted text or anything that is related to the information that you are specifically looking for. Then there are some steps that are involved in scanning. So first step क्या है कि ऑब्वियसली ये क्विक रीडिंग है जिसका पर्पस सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, बाकी टेक्स्ट को स्टडी करना हमारा पर्पस नहीं होता। देन हमारी जो आई मूवमेंट होती है वो एक तो क्विक होती है, दूसरी नॉन लीनियर होती है। मीन्स हम लाइंस में सीक्वेंस में नहीं जा रहे होते। वी कैन गो अप, वी कैन गो बिलो, वी कैन गो इन एनी डायरेक्शन. Why? Because we are trying to find some specific words, some specific dates, some specific headings that are relevant to the point that we are looking for. और इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई नेम, डेट, सिंबल, फार्मूला या फ्रेज ढूंढनी हो. So scanning is specifically used when we are looking for a particular piece of information. Like let's suppose कि आप कोई assignment बना रहे हैं और उसके लिए आपको कोई relevant quotation चाहिए. नाउ यू हैव अ चैप्टर और उसके अंदर से आपने कोई रेलेवेंट कोटेशन निकालनी है, तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है आप फोकस किस पे करेंगे? एनीथिंग दैट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास, देन एनीथिंग वेयर द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ मैंशनड, बिकॉज यूजली कोटेशंस जो हैं वो किसी ना किसी पर्सन की होती हैं, तो राइटर का नेम होगा तो आगे उसकी कोटेशन होगी. सो यू विल बी फोकसिंग ओनली ऑन anything that is within the inverted commas and anything where or any line where a name is mentioned. Then you will see कि ओके यहाँ पे कुछ है, अगर वो है फिर आप उसको रीड करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि वो आपके काम का है या नहीं. अगर तो काम की चीज़ मिल जाए यू डोंट गो फर्दर, अगर काम की चीज़ ना मिले देन यू मूव फर्दर ऑन. इसी तरह से जब हम कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, सो लेट सपोज कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हु डिड दिस, तो अब हमें उस पर्सन का नाम चाहिए जिसने वो एक्शन परफॉर्म किया है. तो वो जो एक्शन है हम उससे रेलेवेंट वर्ड्स को ढूंढते हैं टेक्स्ट के अंदर, जहाँ वो वर्ड्स हमें नज़र आते हैं उसके आगे पीछे की लाइंस में हम चेक करते हैं कि ओके यहाँ पे उस एक्शन को परफॉर्म करने वाले का नाम मेंशन है या नहीं. अगर तो मेंशन हो तो वेल एंड गुड, ना मेंशन हो तो वो मूव, देन वी मूव फॉरवर्ड. अगर मिल जाए we stop then and there. So basically whenever we are looking for a specific piece of information we use scanning. और इसमें कोई लॉन्ग टर्म या डीप प्रोसेसिंग नहीं होती टेक्स्ट की, हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते. हम मीनिंग्स, इन्फ्रेंसेस, कौन सी जो वो बिटवीन द लाइंस वाली बातें, कौन सी जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, अगर कोई यूज़ हुए वे, या कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. आवर मेन कंसर्न इज़ to find out a specific piece of information and that's it. Basically we are trying to match things with the piece of information that we are interested in. And obviously it is very common in technical, scientific and professional texts. लेट्स सपोज कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं और आप कोई मैनुअल देख रहे हैं हाउ टू रिपेयर अ कार,
और यू आर वर्किंग ऑन मशीनरी इन एन हॉस्पिटल और आपने उसको रिपेयर करना है या उसको ऑपरेट करना है, तो यू विल बी कंसर्न विद ओनली दोज पार्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी और विद इट्स रिपेयर्स। साइंटिफिक और प्रोफेशनल टेक्स्ट के अंदर भी यूजली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, हम पूरी पूरी बुक्स उसके लिए स्टडी नहीं करते। इवन जब हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं अपने किसी रेलेवेंट टॉपिक या किसी इंटरेस्ट की किसी चीज़ के लिए, तो जब हमारे ब्राउज़र हमें ढेर सारे सर्च रिजल्ट्स देता है तो वो भी हम यूजली स्कैन ही कर रहे होते हैं। जो हमें रेलेवेंट नज़र आते हैं फिर उन पेजेस को हम खोल के देख लेते हैं, या उन पेजेस में वो जो नीचे जो 2-3 लाइंस में डिस्क्रिप्शन दी होती है हम उसको फिर मज़ीद पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको स्किप करके नेक्स्ट रिज़ल्ट पे चले जाते हैं, या हम अपनी की जो सर्च टर्म्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो ऑल दैट इज़ बेसिकली स्कैनिंग। अब जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं, बिकॉज हियर वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स एंड वी आर फोकसिंग ऑन द टीचर्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। द टीचर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर आपके स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल होती है कि जब आपके सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो सिलेक्टिव रीडिंग कर रहे हों। जैसे जब हम अपने स्टूडेंट्स को कंप्रीहेंशन की टेक्स्ट देते हैं, या जब हम उन्हें फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस देते हैं या एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस देते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या करना होता है, सिर्फ स्कैनिंग करनी होती है। और एवरीडे लाइफ में हम जारी बात है कोई भी सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम में जो टेक्निक सिखाई जाती है बेसिकली इट इज़ टॉट बिकॉज इट विल कम इन हैंडी इन रियल लाइफ, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कोई ना कोई होनी ज़रूरी होती है। तो रियल लाइफ में स्कैनिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे होते हैं, जब हम डायरेक्टरीज देख रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज़ कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हमने अपने मर्ज़ी के डिपार्टमेंट में जाना हो, तो यूजुअली वॉल्स पे लगे होती है, लिस्ट लगी होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर पे है और कौन से फ्लोर पे फिर कौन से रूम नंबर में है। तो वो सारा हम यूजुअली स्कैन करते हैं, हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में और गौर से नहीं पढ़ रहे होते। इसी तरह से जैसे मैंने आपको इंटरनेट पे सर्च करने की एग्जांपल दी, और ये वो स्किल है जो आपके साथ फिर या जो लर्नर है उसके साथ फिर थ्रू आउट लाइफ रहती है। वो उसको थ्रू आउट लाइफ अपनी एजुकेशन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में हर जगह यूज़ करता है। इफ़ यू गो टू द एयरपोर्ट देयर यू हैव टू चेक फॉर योर पर्टिकुलर फ्लाइट, तो पूरी एक लंबी लिस्ट होती है, उसके अंदर आप सिर्फ स्कैन करते हैं, यू डोंट रीड ईच एंड एवरी वर्ड। इसी तरह से बस टर्मिनल्स पे भी आपको अक्सर स्कैनिंग करनी पड़ती है। सो स्कैनिंग इज़ अ स्किल दैट इज़ एक्चुअली more used in everyday life as compared to intensive and extensive reading. अब स्कैनिंग अगर आप करवा रहे हैं क्लासरूम में, तो एज अ टीचर व्हाट इज़ योर रोल और व्हाट आर यू सपोज टू डू। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले पैसेजेस सिलेक्ट करना। अगर आप बिल्कुल ही कोई जनरलाइज्ड सब पैसेज सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर स्टूडेंट्स उसमें से स्कैनिंग कैसे करेंगे। उनके लिए उसको स्कैन करना और उसके अंदर से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज द पैसेज इज डीलिंग विद जनरलिटीज़। फिर ऑथेंटिक मटेरियल्स को यूज़ करना, यानी मेन्यूज, शेड्यूल्स, डायरेक्टरीज को, यानी जो एक्चुअली रियल लाइफ के मटेरियल्स हैं उनको क्लासरूम के अंदर यूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ द टीचर। फिर स्टूडेंट्स को इस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस देना कि कैसे उन्होंने टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, और उस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प आउट करता है। जैसे एक पर्टिकुलर लेआउट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, ओवर आर्चिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा सबसे टॉप पे होती है, सबसे बोल्ड फॉन्ट उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी चीज़ का कोई शेड्यूल है, तो लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल ऑफ अ क्लास ऑफ अ स्कूल, तो सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिखा होगा, टाइम टेबल, क्लास का नाम और सेक्शन का नाम। सो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो ओवर आर्चिंग इन्फॉर्मेशन है वो सबसे टॉप पे होती है यूजली, और सबसे बोल्ड और सबसे बड़ा फॉन्ट उसके लिए यूज़ होता है। देन देर आर सब सेक्शंस इन एवरी टेक्स्ट। देन अगर वो लाइंस या पैराग्राफ्स की फॉर्म में है तो देर आर यूजली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। then there are highlighted words or some words that are in bold font, some words that are in italics,
देन इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो टेबल की जो हेडर्स हैं, टेबल के भी फुटर्स होते हैं, टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है वो असाइन की जाती है। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स को कौन देगा? ऑब्वियसली द टीचर एज इंस्ट्रक्टर। देन स्टूडेंट्स को ये रिमाइंड कराना कि उन्होंने टाइटल्स और कीवर्ड्स पे फोकस्ड रहना है, पूरी टेक्स्ट को पढ़ने नहीं लग जाना, बिकॉज दे आर लर्नर्स, दे आर यूजली एट द बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल। तो उनके लिए साइड ट्रैक होना या पूरी टेक्स्ट के अंदर इमर्स हो जाना या उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाना इज़ क्वाइट कॉमन। सो उनको बार बार रिमाइंड कराना दैट दे हैव टू फोकस ओनली ऑन titles and keywords is also the role of the teacher. Then what is the role of the student in the scanning process? First of all, obviously they will be assigned an activity by the teacher. The teacher will give them some background information, and then the teacher will ask them to form some questions, pre-reading questions. So the job of the student is to formulate those questions. Then that is also the job of the student to look for contextual clues, find clues within the text. Then आंसर फॉर्मेट को एंटिसिपेट करना, उसकी अपीयरेंस को एंटिसिपेट करना भी लर्नर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैपिटलाइज्ड वर्ड्स में होगा, वो नंबर्स में होगा, वो हेडिंग की फॉर्म में हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन, वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी चार्ट, ग्राफ या टेबल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये चीज़ें एंटिसिपेट करना भी लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये चीज़ें आपको स्कैनिंग में हेल्प आउट करती हैं। सो दैट इज़ द रोल ऑफ द learner or student. So what are the activities that can be brought within in a classroom for scanning? So there can be exercises that are devised by the teacher, यानी टीचर खुद एक्सरसाइजेस क्रिएट कर सकता है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक वर्ड के लिए स्कैन करें, यानी एक टेक्स्ट उन्हें दी जाए और उन्हें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दी जाए कि इस टेक्स्ट के अंदर आप ये वर्ड्स ढूंढें। दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिगिनर्स। या फिर कोई एक स्पेसिफिक लाइन या फ्रेज या फ्रेजेस दे दी जाएं कि ये जो पूरी आपके पास टेक्स्ट है इसके अंदर से ये लाइन, फ्रेज या फ्रेजेस जो हैं ये आप ढूंढें या आइडेंटिफाई करें। देन इस तरह की एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं कि जिसमें आप स्टूडेंट्स को कंपटीशन दे सकते हैं, जैसे यू कैन डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स और इवन इंडिविजुअल कंपटीशंस के which student or which group of students completes it first. उस हिसाब से आप उनकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। इट कैन बी अ ग्रेडेड एक्टिविटी कि जो पहले कंप्लीट करेगा और सही कंप्लीट करेगा उसको इतना ग्रेड मिलेगा और उसी हिसाब से आप उसको ग्रेडिंग को नीचे ले जाते हैं। एंड इसी तरह से आप उनके लिए कोई रिवॉर्ड भी रख सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट अ कंपटीशन ऑल्सो मेक्स स्टूडेंट्स टू वर्क क्विकली and to focus more on the activity. Then ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर चूँकि स्टूडेंट्स की प्रेडिक्शन और एंटिसिपेशन की जो क्वालिटीज़ हैं या स्किल्स हैं वो यूज़ होनी होती हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइटल्स को, टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो पैसेज है उसके अंदर क्या आइडिया होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी भी उन्हें दी जा सकती है कि कोई टेक्स्ट देने से पहले उन्हें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स विद टाइटल्स दे दिया जाए कि इसको वो पहले पढ़ें, देन दे प्रिडिक्ट कि what type of text they are going to read, and then afterwards when they read that text then they can match their predictions with the reality of the text. तो ये 3 different type की activities हैं that can be brought in the classroom for scanning practice. Then prior knowledge can also be activated about a topic. Like let's suppose the students know something about a topic, so teacher can ask them generalized questions about that topic before giving them the reading activity. And when students are focused on that topic, then it becomes easier for them to read and find out the answers. Then it can also be in the form of questions or quiz. Then if a teacher or instructor anticipates that what the learners want to learn, कि वो सीखना क्या चाह रहे हैं,
या अगर लर्नर्स को ये पता हो कि ये जो एक्टिविटी है इसको करने से व्हाट आर दे सपोज टू लर्न, ये उनकी लैंग्वेज लर्निंग से या किस तरह से लिंक्ड है या रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, देन दे फील मोर मोटिवेटेड। तो अगर वो टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रायर नॉलेज यूज़ करें, तो इसका उनकी लर्निंग से क्या लिंक है। इफ़ यू involve them in or explain that link to them, that becomes easier for them to learn that activity. Then students को sometimes आप keywords दे देते हैं कि ये keywords हैं, like you can give them a list of keywords and then you can ask them to anticipate कि ये जो text है इन keywords को देख के आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या होगा, what will be the text about। उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स का एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, दूसरा एक ऑटोमेटिक क्यूरोसिटी है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि व्हेन दे गेस अबाउट समथिंग दे वांट टू मेक श्योर कि वेदर दैट गेस इज करेक्ट और नॉट, सो दे विल टेक मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग दैट टेक्स्ट। देन एफिशिएंट रीडर्स की एक जो एक्सेप्टेड व्यू है टुडे आजकल की दुनिया का, वो ये है कि वो पैसिव नहीं होते, यानी वो सिर्फ बस पढ़ते नहीं जाते। बेसिकली यू आर एन एफिशिएंट रीडर ओनली व्हेन यू आर गेटिंग सम आइडियाज आउट ऑफ इट, व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट। आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी टेक्स्ट को रीड करने से पहले, आपके अपने कुछ पर्पसेस होते हैं, आप कुछ आउटकम्स को लेके उसको पढ़ना चाह रहे होते हैं, एंड देन अल्टीमेटली किसी भी रीडिंग टास्क की सक्सेस जो है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है कि वेदर वो जो टास्क है वो आउटकम्स जो है वो पूरी हुई या नहीं हुई, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं हुई, वो पर्पसेस अचीव हुए या नहीं हुए, वो आउटकम्स एक्वायर हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो एक्टिविटी वॉज सक्सेसफुल, इफ दे वर नॉट अचीव्ड और दे वर अचीव्ड टू सम एक्सटेंट, देन ऑब्वियसली द एक्टिविटी नीड्स रिविजन, उसमें किसी ना किसी चेंज की ज़रूरत है। तो ये एवेल्यूएशन भी हर रीडिंग एक्टिविटी के साथ साथ या इन एनी टीचिंग एक्टिविटी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज वेन एवर वी आर रीडिंग समथिंग वी आर नॉट पैसिवली रीडिंग, देर इज़ ऑलवेज एन एक्सपेक्टेशन कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इससे हम क्या एक्वायर करेंगे, वेदर वी आर गोइंग टू बी एंटरटेन्ड, whether we are going to get some particular information, whether that information will be used for future gossip, whether that information will be used to perform some practical task, that can vary, लेकिन कोई ना कोई पर्पस हर रीडिंग एक्टिविटी का होता ज़रूर है, चाहे वो सिर्फ वक्त गुजारना ही क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ अपनी बोर्डम को रिड्यूस करना ही क्यों ना हो। और जब तक वो पर्पस एक्वायर ना हो, दैट मीन्स कि आपकी वो जो रीडिंग एक्टिविटी है दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो या जो कोई भी जो रीडर है एफिशिएंट रीडर, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे रिफ्लेक्ट करता है जब वो रीड कर रहा होता है, वो एंटिसिपेट करता है कि अभी जो वो पढ़ रहा है आगे क्या आएगा। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अनकॉन्शियसली गोइंग ऑन इन आवर ब्रेन। जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तब भी यही हो रहा होता है कि हम सामने वाले के बोलने से पहले उसके नेक्स्ट वर्ड्स को एंटिसिपेट करते हैं। इसी तरह से जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो भी हमारा ब्रेन जो नेक्स्ट आने वाला है उसको एंटिसिपेट करता है। अगर वो हमारी एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंगली हो वी फील सेटिस्फाइड, अगर वो हमारी एंटिसिपेशन के ऑपोजिट हो देन वी फील सरप्राइज्ड, या हम उसके लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं या हम उसके लिए समटाइम्स गुड फीलिंग्स भी रखते हैं, बिकॉज इफ़ आवर एंटिसिपेशन वॉज कि कुछ बुरा होने वाला है एंड उसके ऑपोजिट हो जाता है देन ऑब्वियसली वी फील हैप्पी। तो ये जो सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं ये कहाँ से जनरेट होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें, कुछ एंटिसिपेट ना करें, तो ये बाकी की फीलिंग्स फिर किसी भी टास्क से जनरेट ही नहीं हो सकती। तो ये जो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन है एक एफिशिएंट रीडर का, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस, anticipations, and then whether they are fulfilled or not. So that was scanning. I hope scanning is clear. Yes, ma'am. If any one of you has any questions, if you are not comfortable in using the mic or if you believe that there is this some noise
in the background, then you can even message, type a message, I will answer even that. All right, so our next activity is skimming. So scanning is used to find out some specific information. Skimming is also like scanning, but the difference is that in skimming we are basically focusing on the overall meaning of the text. यानी हम टेक्स्ट का जो मेन आइडिया है, जो मेन मैसेज है या जो मेन पर्पस है, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. स्कैनिंग के अंदर हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, टेक्स्ट के मेन मैसेज मेन आइडिया से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता. स्किमिंग में हम ओवरऑल जनरल आइडिया, जनरल मीनिंग, जनरल मैसेज पे फोकस करते हैं. छोटी छोटी स्पेसिफिक डिटेल्स, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक डेट्स से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता. सो इफ यू वांट टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, you go for skimming. If you want to find answers to some specific questions, then you go for scanning. So we can also find out with the help of skimming that how the passage is organized, कि उस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जो राइटर की जो इंटेंशन क्या थी, या राइटर के कौन से आइडियाज़ थे जिनको वो इस टेक्स्ट के थ्रू या इस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, या जो उसके आइडियाज़ थे वो उनको कितना सक्सेसफुली प्रेजेंट कर पाया है और कितना सक्सेसफुली प्रेजेंट नहीं कर पाया. अब स्किमिंग जो है वो ऑब्वियसली स्कैनिंग से ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बिकॉज इन स्कैनिंग वी वर लुकिंग ओनली फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. हमें उसके मीनिंग से भी कोई कंसर्न नहीं था, हमें उसकी इंटरप्रिटेशन से भी कोई कंसर्न नहीं था. इफ़ देयर आर सम मीनिंग्स बिटवीन द लाइंस, हमें उससे भी कोई कंसर्न नहीं था. जहाँ हमें हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, हमने पिक की, बाकी टेक्स्ट को हमने इग्नोर कर दिया. इन स्किमिंग इट इज़ मोर कम्प्लेक्स बिकॉज हमने टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो ऑथर ने दी है उसको भी याद रखना है, ताकि हम जो मेन आइडिया है उसको अंडरस्टैंड कर सकें. यानी हर पैसेज का, लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मेन आइडिया और द जनरल मीनिंग ऑफ अ पैसेज, देन ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखनी है. लेट्स सपोज कि यू आर गोइंग टू लुक फॉर द मेन आइडिया और द मेन और द क्रक्स ऑफ एन एंटायर एसे, तो आपको हर पैसेज का जो मेन पॉइंट है वो आपको जहन में रखना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली जो जनरल मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट है वो है क्या. तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को लोकेट नहीं करते, हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेक करते हैं और हम उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज भी करते हैं अपने माइंड में, ताकि हम उसको सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट भी कर सकें कि ओके दिस इज़ हाउ दिस टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स आइडिया. सो स्किमिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ऑथर का सीक्वेंस ऑब्जर्व करते हैं कि उसने किस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है. नंबर 1 पे कौन सा पॉइंट है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा, इन पॉइंट्स को उसने लिंक आपस में कैसे किया है, किस पॉइंट की इम्पोर्टेंस कितनी है, किस पॉइंट की इम्पोर्टेंस कम है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से, कम इम्पोर्टेंस देने थे, थर्ड नंबर पे रखने से, फोर्थ नंबर पे रखने से, पैराग्राफ के मिडल में रखने से, पैराग्राफ की बिगिनिंग में रखने से उस मैसेज की कन्वेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है. सो स्कैनिंग में हम सिर्फ प्री डिटर्मिन्ड इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. स्किमिंग में हम बेसिकली ऑथर का सीक्वेंस भी ऑब्जर्व करते हैं और हम वो जो आइडियाज़ कन्वे करना चाहता है उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं. सो हम स्किमिंग को यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी जनरल क्वेश्चन को जहन में रख के किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हों. लाइक लेट्स सपोज कि जब हम अपने थीसिस या फाइनल प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास एक ओवरऑल लार्ज क्वेश्चन होता है, ब्रॉडर क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को स्टडी करते हैं
तो ऑब्वियसली हम हर टेक्स्ट को बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करते. वी आर स्किमिंग टू सी कि इस टेक्स्ट का जनरल आइडिया क्या है, और ये जनरल आइडिया जो हमारे जहन में जो क्वेश्चन है या जिस क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढना है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दैट इज़ व्हेन वी यूज़ स्किमिंग. दूसरा उसका यूज़ क्या है, जब हमने डिसीजन लेना हो कि किसी भी टेक्स्ट को हमने अप्रोच क्या कैसे करना है. यानी लेट्स सपोज कि आप यू वांट टू राइट अ थीसिस और यू वांट टू मेक एन असाइनमेंट, और आपके पास उससे रेलेवेंट, लेट्स सपोज यू आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट और यू आर लुकिंग एट मल्टीपल बुक्स. आपके पास 3-4 बुक्स हैं. आप वो जो 3-4 बुक्स हैं उनके अंदर आप वो सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते. आपके पास अगर 10 सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं रेलेवेंट, तो आप सारे के सारे नहीं पढ़ सकते. सो व्हाट विल यू डू, यू विल स्किम टू डिसाइड कि इनमें से कौन सी टेक्स्ट हैं जो आपके जो डिज़ायर्ड मटेरियल है उससे ज़्यादा करीब हैं. फिर आप सिर्फ उनको डिटेल में केयरफुली स्टडी करेंगे, बाकियों को आप साइड पे कर देंगे कि ओके अगर इनमें आंसर ना मिला तो बाद में देखेंगे. पहले आप स्किम करेंगे उन 4-5-6 टेक्स्ट को, फिर उनमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि ओके दीज 2-3 आर मोर रिलेटेड टू माई टॉपिक, सो आई विल रीड देम मोर केयरफुली. सो दैट इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ स्किमिंग. फिर स्किमिंग जो है वो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए भी यूज़ की जाती है कि उनके अंदर जो है वो ये एबिलिटी है कि वो किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, और किसी भी टेक्स्ट का हर वर्ड अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं होता उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, या उसके ओवरऑल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्स्ट के हर वर्ड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं होता. ये जो रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट को देना, और स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस देना कि वो टारगेट लैंग्वेज में टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, ये दोनों चीज़ें स्किमिंग के थ्रू बहुत इजीली पॉसिबल होती हैं, क्योंकि वो ओवरऑल पढ़ता है और ओवरऑल जिस्ट बता देता है कि ओके इस पैसेज में जनरली ये बात की गई है. आप उससे हर वर्ड का मीनिंग नहीं पूछते, आप उससे हर सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछ रहे. तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मैं जनरली तो टारगेट लैंग्वेज में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो दैट मेक्स देम और दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से फिर वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो टारगेट लैंग्वेज में स्टडी करना शुरू कर देते हैं. देन स्किमिंग जो है, जो हमारे पास SQ3R की जो टेक्निक है उसके एक मेथड के तौर पे भी यूज़ होती है, और उस मेथड के अंदर जो स्किमिंग है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्पीड रीडिंग. SQ3R इज़ बेसिकली अ 5 स्टेप स्ट्रेटजी, जिसमें S जो है वो है सर्वे, Q है क्वेश्चन, देन फर्स्ट R इज़ रीड, सेकेंड R इज़ रिसाइट, एंड थर्ड R इज़ रिव्यू. सो सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ये एक पूरी स्ट्रेटजी है रीडिंग की जो यूज़ की जाती है फॉर थॉरो रीडिंग ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ टेक्स्ट. तो ये जो SQ3R हैं उसके अंदर जो स्किमिंग है वो भी एक टेक्निक के तौर पर यूज़ होती है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ स्पीड रीडिंग. यानी जो सर्वेइंग का जो स्टेप है उसमें हम स्किमिंग यूज़ करते हैं. उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर थॉरो रीडिंग करते हैं, फिर अपनी रीडिंग को रिव्यू करते हैं, फिर उसको रिसाइट करते हैं टू मेक श्योर कि उन्हें वो जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह से समझ आ गई है. तो जो SQ3R की स्ट्रेटजी है उसका भी जो फर्स्ट स्टेप यानी जो सर्वेइंग है दैट इज़ बेसिकली स्किमिंग. इसी तरह से स्किमिंग जो है वो इनिशियल सर्वे के टाइम पे भी यूज़ होती है, और जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तब भी यूज़ होती है. यानी आप एक जल्दी जल्दी एक नज़र डाल लेते हैं दोबारा से देखने के लिए कि जो आपने पहले किया था वो सही है या नहीं है. जैसे जब हम पेपर भी कर रहे होते हैं तो पेपर कंप्लीट करने के बाद भी या किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हम एक नज़र सारे पे डाल लेते हैं कि सही लिखा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है.
और अगर स्टूडेंट्स ने फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना हो तो स्किमिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल स्किल फॉर हायर स्टडीज़, especially if you are going for any type of research degree, for you are going for BS, MS, PhD, you cannot do those studies without the ability to do skimming. सो अगर अर्ली स्टेजेस पे स्पेशली इन लैंग्वेज क्लास अगर ये टेक्निक लर्नर डेवलप कर लेता है और आगे उसने फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है तो ये स्किल उसके बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड ऑब्वियसली जब हम टेस्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं, यानी हमने कोई टेस्ट या एग्ज़ाम देना और उससे पहले हम अपना सारा मटेरियल जैसे लास्ट हाफ आवर 1 आवर में हम सारे जिसको हम कहते हैं दोहराई कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बेसिकली स्किमिंग ही कर रहे होते हैं। अब स्किमिंग में टीचर का क्या रोल है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो जो टेक्स्ट है वो किस तरह की ऑडियंस के लिए लिखी गई है, यानी राइटर का पर्पस क्या था उस टेक्स्ट को लिखने का, कि उसकी टेक्स्ट कौन पढ़ेगा, जनरल पब्लिक पढ़ेगी, कोई टेक्निकल रीडर्स पढ़ेंगे या एकेडमिक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके अपने स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, वो किस लेवल की टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फिर ये देखना कि वो टेक्स्ट है किस टाइप की, फॉर्मल लेटर है, एडवर्टिजमेंट है, या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो आप अपनी क्लास में किस तरह की एक्टिविटी करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑथर के पर्पस के हिसाब से ये भी टीचर ही डिसाइड करेगा कि आज उसने किस पर्पस वाली टेक्स्ट जो है वो क्लास में इंट्रोड्यूस करवानी है, परसुएशन वाली करानी है, इंफॉर्मेशन वाली करानी है, या इंस्ट्रक्शन वाली करानी है। बिकॉज ऑब्वियसली उस टेक्स्ट से जो उसका लर्नर है वो सिर्फ वो टेक्निक्स आइडेंटिफाई नहीं करेगा बल्कि उन टेक्निक्स को खुद यूज करना भी सीखेगा। दैट इज ऑल्सो अनदर पर्पज ऑफ दीज टेक्निक्स, कि जब आप रीडिंग की टेक्निक्स को सीख रहे होते हैं या रीडिंग की टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू योर spoken and your written activities, reception to creation. Then ये चीज़ भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को क्लियर करे कि एक्सरसाइज का पर्पस क्या है और स्टूडेंट्स ने उसको टेक्स्ट को कितना डीपली रीड करना है, किस हद तक डीपली रीड करना है। ये चीज़ भी टीचर ने बिगिनिंग में ही स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर देनी होती है, सो दैट दे वुडंट वेस्ट देयर टाइम। अब स्टूडेंट का रोल क्या है? ऑब्वियसली फर्स्ट टू रीड द टाइटल, then read the introduction of the first paragraph, read the first sentence of each of the following paragraphs, read any headings और सब headings। ये बेसिकली स्किमिंग की स्ट्रेटजीज भी हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ स्किमिंग, तो आप यही सेम जो पॉइंट्स हैं वो उसकी स्ट्रेटजीज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप टाइटल पढ़ते हैं अगर हो, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैराग्राफ ये पूरे पढ़े जाते हैं हमेशा। Then you read the first sentence of each following paragraph, read any headings or subheadings. If there are any pictures or phrases that are in boldface or italics, वो आप पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड्स बोल्ड फेस किए गए हैं, अगर इन्वर्टेड कॉमास में अलग से कोई लाइंस दी गई हैं, यू रीड दोज बिकॉज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं तो हाईलाइट की गई हैं। देन रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। देन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? एक तो ये कि स्टूडेंट्स ने फैक्ट्स लोकेट करने होते हैं जो सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस किए गए हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं। जैसे स्कैनिंग में हम वर्ड्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को कि ओके फाइंड आउट दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। स्किमिंग में हम फैक्ट्स देते हैं स्टूडेंट्स को कि टेक्स्ट के अंदर ये फैक्ट कहाँ है वो आइडेंटिफाई करें। अब स्पीड इसमें एसेंशियल है और टीचर्स जो हैं वो टाइम लिमिट भी असाइन करते हैं, लेकिन इसके लिए स्किमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप कंपटीशन में नहीं करा सकते। स्कैनिंग कैन बी मेड इनटू competitive activities but skimming shouldn't be made into competitive activities. then students जो हैं उनको encourage करना चाहिए कि वो individually skimming करें instead of doing it in groups. Scanning can be done in groups but skimming should be done individually.
फिर स्किमिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो रीडर्स हैं वो जितना तेज़ 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 और तेज़ पढ़ेंगे उतनी ही उनकी स्किमिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और फिर अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को फार्मूलेट करना, प्रेडिक्शंस को फार्मूलेट करना, और फिर क्विकली रीड करना, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये क्लास में जितनी दफ़ा रिपीट होंगी उतनी ही स्टूडेंट्स की जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अब आती है असेसमेंट। जब आपने एक स्किल क्लास में सिखाई है तो जब तक असेसमेंट ना हो, स्टूडेंट्स आर यूजली नॉट दैट मच मोटिवेटेड अबाउट लर्निंग दैट स्किल। तो असेसमेंट जब करनी हो स्किमिंग की, तो स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ पढ़ लेते हैं फिर उसको कंप्लीट, उनको असाइंड क्वेश्चंस को वो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद उनसे फर्दर क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि वेदर उन्हें एक्चुअली वो टेक्स्ट समझ आई है या उन्होंने सिर्फ एक दूसरे की हेल्प से या बस असाइंड क्वेश्चंस को स्कैनिंग यूज करके ही सिर्फ आंसर्स तो नहीं निकाल लिए। सो टू मेक श्योर कि उन्होंने एक्चुअली स्किमिंग करके मेन आइडियाज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, फर्दर क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। और अगर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करें तो दैट मीन्स कि उन्होंने टेक्स्ट को सही से पढ़ा है। अगर वो उन एडिशनल क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं करते दैट मीन्स कि उन्होंने टेक्स्ट की स्किमिंग नहीं की, सिर्फ स्कैनिंग की है। एंड अगेन स्किमिंग और स्कैनिंग जो हैं वो दो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ तो कही कहलाती हैं, लेकिन ये टेक्निक्स यूजली स्पेशली इन एकेडमिक सेटिंग्स इकट्ठी यूज़ की जाती हैं simultaneously, sometimes side by side, sometimes one after another. And even classroom activities में भी usually scanning और skimming एक साथ ही यूज़ की जाती हैं, यानी मिक्स्ड एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। एक टेक्स्ट दी जाती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले स्कैनिंग से रिलेटेड दी जाती हैं और फिर उसी टेक्स्ट की ऊपर ही कुछ एक्टिविटीज़ फिर स्किमिंग से रिलेटेड दे दी जाती हैं। सो स्किमिंग क्या है? थॉरो रिव्यू है टेक्स्ट का और इसमें रीडिंग कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व है। स्कैनिंग क्या है कि आप जो है वो लिमिटेड एक्टिविटी है, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं किसी रेलेवेंट पर्पस के लिए। सो फर्स्ट जो है आप स्कैनिंग के क्वेश्चंस देते हैं और फिर स्किमिंग के क्वेश्चंस देते हैं। उससे ये होता है कि जो लर्नर है उसको थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प मिलती है। अब जो सबसे वैल्यूएबल जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली रियल प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं, जो सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं और फॉरेन स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो स्किमिंग और स्कैनिंग ही हैं। स्कैनिंग हमेशा पहले इंट्रोड्यूस की जाती है, स्किमिंग के लिए ज़्यादा फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन। और हमेशा ये किसी भी टेक्स्ट की रीडिंग में एक साथ ही प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं। तो आप पहले स्किम करते हैं एक टेक्स्ट को ये देखने के लिए कि ये काम की है या नहीं, और फिर उसके बाद आप उसको केयरफुली यानी इंटेंसिव रीडिंग की तरफ जा सकते हैं और एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्कैनिंग अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो। सो स्टूडेंट्स को किसी भी रीडिंग क्लासरूम के अंदर ये सिखाना कि उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरह से अडेप्ट करना है, किस तरह से मिक्स एंड मैच करना है, दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि सिर्फ रीडिंग टेक्निक्स ही नहीं सिखानी बल्कि उनको डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से मिक्स एंड मैच करना, अडेप्ट करना सिखाना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है of all this activity of teaching reading skills. Then the last reading activity that we have is shared reading and guided reading. शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग जो हैं ये दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और उनके पर्पसेस भी डिफरेंट है। शेयर्ड रीडिंग जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को करवाई जाती है और उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती। पर्पस ये होता है कि सारे के सारे जो लर्नर्स हैं वो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करें। अब जो लेस रीडिंग एबिलिटी वाले लर्नर्स होते हैं, जो हायर रीडिंग एबिलिटी वाले लर्नर्स हैं, हम उनको हेल्प आउट करते हैं और उनकी हेल्प से जो लो रीडिंग एबिलिटी वाले लर्नर्स हैं उनको भी उस टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
गाइडेड रीडिंग जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ की जाती है, और इसमें यानी गाइडेड रीडिंग में आपके जितने भी लर्नर्स हैं उनका जो रीडिंग लेवल है वो सेम होता है। यानी जो शेयर्ड रीडिंग है उसमें जो आपके लर्नर्स हैं उनका ग्रुप भी लार्ज होगा और उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। किसी की हाई होगी, किसी की लो होगी, किसी की मीडियम होगी, मिक्स्ड ग्रुप होगा। और जो गाइडेड रीडिंग है उसमें आपका ग्रुप भी स्मॉल होगा लर्नर्स का, और उसमें जो आप रीडिंग उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी सेम होगी। या तो आपके सारे लर्नर एडवांस्ड रीडिंग एबिलिटी के होंगे या मीडियम के या लो के, एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग एबिलिटी के लर्नर्स को आप एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे। दोनों ही वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ हैं, बट ऑब्वियसली किसी भी रीडिंग स्किल्स की क्लास में किसी भी एक या दो टेक्निक्स के ऊपर कभी भी किसी लैंग्वेज टीचर को रिलाय नहीं करना चाहिए। सो अदर रीडिंग टेक्निक्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन रीडिंग स्किल्स क्लास। सो शेयर्ड रीडिंग का क्या पर्पज़ होता है कि पूरी क्लास को एनेबल करती है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी इंसाइट शेयर करें, कॉमन डिस्कशंस करें। जैसे यूजुअली हमारे क्लासरूम्स में होता है कि एक लेसन होता है, सारी क्लास उसी सेम लेसन को पढ़ती है, उसी सेम लेसन पे टीचर क्वेश्चन करता है, उसी सेम लेसन पे टीचर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर करते हैं, चाहे वो 30 स्टूडेंट्स की क्लास हो चाहे वो 50 स्टूडेंट्स की क्लास हो। सो दैट इज़ बेसिकली शेयर्ड रीडिंग। अब सारे जो रीडिंग एबिलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका लेवल कोई भी हो, वो सारे एक ही नए जैसे न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक ही तरह की वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और इससे ज़ाहिर बात है उन्हें हाई लेवल थिंकिंग में के साथ एंगेज होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स आर बेसिकली एंगेजिंग एट अ हायर लेवल देन देयर ओन लेवल, क्योंकि उनकी अपनी रीडिंग एबिलिटी कम होती है और वो जो टेक्स्ट है वो उनकी रीडिंग एबिलिटी से हायर होती है। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हाई लेवल थिंकिंग करें, वो कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी को देखें और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरेक्ट करें जो बेसिकली उनकी एबिलिटी से थोड़े हाई हैं। शेयर्ड रीडिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के साथ पढ़ते हैं, बारी बारी रीडिंग नहीं होती, बल्कि टीचर इज रीडिंग, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रीडिंग, एंड ऑल ऑफ देम आर इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट साइमल्टेनियसली। अब शेयर्ड रीडिंग जिसको प्राइमरी ग्रेड्स भी कहा जाता है, उसमें जो है शेयर्ड रीडिंग में पिक्चर बुक्स की जाती हैं प्राइमरी ग्रेड्स में। यानी अगर आप प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट्स को शेयर्ड रीडिंग करा रहे हैं तो यूजुअली उसमें पिक्चर बुक्स होती हैं, बिग बुक्स होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अगर आपके पास फैसिलिटी हो तो आप उनको एक कारपेट पे इकट्ठा बिठा लेते हैं, अदरवाइज़ क्लासरूम के अंदर जो है वो सर्कुलर चेयर्स लगा ली जाती हैं, और वन वे और द अदर बेसिकली सारे स्टूडेंट्स और आर रीडिंग फ्रॉम द सेम बुक, चाहे वो एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ बुक ना यूज़ कर रहे हो, लेकिन हर स्टूडेंट के पास एक जैसी बुक होती है। टीचर जो है वो रीड करता है, स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। कोरल रीडिंग भी करवाई जाती है, यानी सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। एको रीडिंग भी होती है, यानी टीचर पहले पढ़ता है फिर स्टूडेंट्स उसको रिपीट करते हैं, या एक स्टूडेंट पढ़ता है और बाकी स्टूडेंट्स उसको रीड करते हैं। फिर साइलेंट रीडिंग भी होती है, जिसमें सब के सब स्टूडेंट्स खामोशी से पढ़ते हैं, टीचर भी खामोशी से पढ़ता है, और बीच बीच में टीचर जो है वो वर्ड्स को पॉइंट आउट करता रहता है। तो 3 वेज में आप ये रीडिंग प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं, कोरल रीडिंग के थ्रू, एको रीडिंग के थ्रू, और साइलेंट रीडिंग जिसमें टीचर जो है वो वर्ड्स को पॉइंट आउट करता रहे। फिर इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनसे अबव जो ग्रेड्स हैं, उसमें आप नॉवल यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड इवन वेबसाइट्स। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही टेक्स्ट को देखें और एक ही टेक्स्ट को रीड करें। इसमें